जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, आजकल हमारे देश में सोशल मीडिया पर और मेन जो मीडिया है जिसे आजकल हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, इसमें एक ही बात की चर्चा चल रही है। और आप देख सकते हो इस इमेज में क्या चर्चा चल रहा है। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात देखें, यहाँ तक कि भारत की जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी बात करें तो इनमें कुछ अलग सा माहौल है। आज चांद पर लोग अपने स्पेसक्राफ्ट्स को भेज रहे हैं और जल्दी ही चांद पर एक टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा। यहाँ से चांद की ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में और मून पर लोग जाया करेंगे। तो ये कब शुरू हुआ सिलसिला? 1969 में, जब अपोलो 11 मिशन से अमेरिका की जो नासा है उन्होंने पहली बार चांद के सरफेस पर लोगों को उतारा। तो उसके बाद अब अमेरिका फिर से चांद पर ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इस साल काफ़ी कुछ होने वाला है स्पेस जो सेक्शन है इसमें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से देखिए। और इसके बैकग्राउंड पर इंडिया में क्या चल रहा है। 1969 में जब चांद पर पहली बार ह्यूमन मिशन गया था, तब इंडिया कैसा था, हमारे क्या मसले थे, और आज इंडिया कैसा है, हमारे प्रमुख मुद्दे कौन से हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो नासा इस साल 31 मई को, इस महीने के आखिर में, एक कैपस्टोन करके एक एक्सपेरिमेंटल मिशन भेज रहा है। और ये इसलिए भेजेगा कि चांद के जो ऑर्बिट है और यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट जाएंगे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो स्टडी करना होता है, इसके लिए जो तैयारियां करनी होती है, उसके लिए ये जाएगा। फिर जुलाई में रशिया का लूना 25 ये मिशन जाने वाला है चांद पर, और ये साउथ पोल के यहाँ पर जाएगा। फिर अगस्त 22 में साउथ कोरिया का लूनर पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर जाएगा, और ये जो चांद का सरफेस है उसका मैप बनाने में और वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेस है इसका सर्वे करेगा। और इसी महीने में, अगस्त के महीने में ही, हमारा इंडिया का चांद्रयान 3 ये जो मिशन है इसका भी प्लानिंग है कि चांद के सरफेस पर इसको उतारना है। क्योंकि 2019 में चांद्रयान 2 हमारा मिशन जो है ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसमें कुछ करेक्शंस करके अब ये मिशंस इंडिया भी भेज रहा है। अक्टूबर में इस साल जापान का प्राइवेट स्पेसशिप जाने वाला है, उसका नाम है होक्यूटो आर मिशन। और ये यूएई के भी इसके साथ में कुछ रोवर्स साथ में लेके जाएगा। तो ये प्राइवेट मिशन होगा। फिर इस साल के एंड में, 2022 के एंड में, कुछ नासा के मदद से ऐसे इंट्यूटिव मशीन्स IM-1 IM-2 ये भेजे जाएंगे कि जो थोड़ा सा कमर्शियल एंगल से भेजे जाएंगे कि इससे चांद के सरफेस पर धरती से कुछ सामान ले जाया जाएगा, जिसकी मदद से वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, वहाँ के जो रिसोर्सेस है उसका स्टडी किया जाएगा और इसको कमर्शियल बेसिस पे एक्सप्लोर करने के लिए ये इस साल के अंत में IM-1 IM-2 ये मिशन जाएंगे। फिर अर्ली 2023 नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मून टूरिस्ट फ्लाई करेगा। पहली बार दुनिया के इतिहास में स्पेस एक्स जो स्टारशिप है पहला टूरिस्ट चांद की ऑर्बिट में भेजेंगे। उसके बाद मार्च 2023 में जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, वो अपने स्मार्ट लैंडर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मून पर भेजेगी। इस मिशन का नाम है स्लिम। फिर नवंबर 2023 को नासा वाइपर नाम का मिशन भेजेगी कि जो चांद के जो साउथ पोल का जो एरिया है वहां पर पानी की खोज करेगी, आइस के ऊपर स्टडी करेगी ये मिशन। फिर अगले साल मिड 2023 में एक मिशन जाएगा, उसका नाम है एक्सेल-1 लैंडर, और ये नासा के मदद से जाएगा। और इसमें ये प्राइवेट और कमर्शियल के पार्टनरशिप में नासा ये मिशन को भेजेगी। ये और एक्सप्लोर करेगा कि किस तरीके से ये मून की मिशंस को और कमर्शियली वायबल किया जाए, इसको कैसे कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाए। लेट 2023 में ऑस्ट्रेलिया अपना मिशन भेजेगा, उसके साथ में नेदरलैंड्स भी मिशन भेजेगा। फिर 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, चाइना का चेंज 7 ये
चांद के साउथ पोल पे जाएगा, उसके साथ में रोवर भी होगा और फ्लाइंग प्रोब भी होगा। और ये रशिया का जो ल्यूना 26 है उसके साथ में मिलकर वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेगा, धरती पर वापस लेके आएगा, ताकि वो लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे कि इससे क्या क्या मिलेगा, चांद पर इंडस्ट्री लगा के क्या क्या खोज कर सकते हैं, वहां से धरती पर क्या क्या लाया जा सकता है, इसके ऊपर स्टडी किया जाएगा। 2024 में आईस्पेस जो प्राइवेट एजेंसी है ये फिर से अपना एक मिशन भेजेगी और वहां से वो सीधा चांद के सरफेस से जो वहां पर एलिमेंट्स मिलते हैं, जो भी रिसोर्सेस है, उनको धरती पर भेजना शुरू हो जाएगा कमर्शियल बेसिस पे। फिर 2026 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नासा बहुत सालों के बाद 1969 से 72 तक उन्होंने 12 लोगों को उस वक्त भेजा था, और उसके बाद में अब नासा 2026 में ह्यूमन मिशन भेजेगी। इसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की फीमेल जाने वाली है एस्ट्रोनॉट बन के, माइनॉरिटी एथनिसिटी की। 2027 में चाइना का चेंज 8 जाएगा और ये फिर से साउथ पोल पे जाएगा और वहां के रिसोर्सेस को सीधा धरती पर यूज करना शुरू कर देगा। एंड इट विल बी डन फर्स्ट एज अ 3D प्रिंटिंग फॉर्मेट। और इस तरीके से चांद के ऊपर जो रिसोर्सेस है, वहां के जो मिनरल्स है, जो भी वहां का खनिज है, उसको धरती पर इस्तेमाल करना चाइना शुरू करेगा 2027 में। 2030 में वहां पर एक जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है धरती के ऑर्बिट में, वैसे चांद के ऑर्बिट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार होगा, जहां पर लोग जाएंगे और महीनों महीनों तक एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी 2030 में लोग ऑर्बिट में रहेंगे चांद के। 2035 में लोग चांद के सरफेस पर कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर देंगे। तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, महीने वहां पर जाकर वो वापस लौट आएंगे ऑर्बिट में। तो ऐसे 2035 में शुरू होगा। 2040 में ल्यूनर इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो वहां पर लोग अपने मशीन उतार कर ह्यूमन बीइंग वहां पर खोदना शुरू कर देंगे और माइनिंग शुरू करेंगे और वहां से सामान धरती पर भेजेंगे, जो भी उनको मिलेगा। इसमें खास करके हेलियम जो है, इसका इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है सारे लोगों को, क्योंकि इससे हेलियम से रेडीमेड एनर्जी मिलेगी। जो आजकल जो कोयला खत्म हो रहा है और फ्यूल, डीजल, पेट्रोल खत्म होने जा रहा है और उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये हेलियम मोर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी। इसको सीधा चांद से धरती पर लाने की कोशिश की जाएगी। ये 2040 में होगा। और 2050 में मून पर परमानेंट बेस तैयार हो जाएगा। जैसे लोग इंडिया से चाइना यूएस माइग्रेट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होते हैं, अमेरिकन लोग यूरोप में माइग्रेट होते हैं और वहां पर बस जाते हैं, उसी तरह लोग धरती से चांद पर माइग्रेट होंगे और वहां पर बसना शुरू हो जाएंगे। और वहां पर परमानेंट स्पेस स्टेशन होंगे, जहां से मार्स की, मंगल ग्रह के ऊपर जो वहां की अगला जो स्टेज है, उसके लिए लॉन्चिंग्स और एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे। तो ये है दुनिया क्या कर रही है। ये तो एक छोटी सी झलक है, और भी कुछ चल रहा है। स्पेस में चल रहा है, कंप्यूटर्स में चल रहा है, फाइनेंसेस, एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च, सब में चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या शुरू है? जब स्पेस में पहली बार चांद के ऊपर लोग उतरे थे, धरती के लोग उतरे थे, उस वक्त इंडिया में क्या था? तो ये देखिए, एक इमेज, एक नमूना है ये, कि इस तरीके का माहौल था। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये माहौल आज बदला है इंडिया में 2022 में? 1969-70 में ये माहौल हुआ करता था, आज भी ये बदलानी है। इंडिया में इस तरीके की कुछ कम्युनिटीज़ हमारी ऐसे रहा करती थी और ऐसे लो क्वालिटी लाइफ था। वो नोमेडिक थे, घूमते रहते थे, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक से घर नहीं होते थे। आज भी हमें ये नज़ारा काफ़ी बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। फिर हमारे यहाँ पर आंदोलन हुआ करते थे, लोग अपने हक की लड़ाई के लिए रास्ते पर उतर जाते थे और सरकार से लड़ते थे, सरकार की यंत्रणाओं से लड़ते थे। आज भी ये हमें दिखाई देता है, इंडिया में बड़े पैमाने पर यह दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाते थे, दोनों तरफ से लोग रास्ते पर उतर जाते थे
और एक दूसरे के खिलाफ सांप्रदायिक जहर फैलाते थे, ये तो हम आज देख ही रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला चल रहा है और इसमें हमारी प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां, यहाँ तक कि न्याय यंत्रणा को भी लोगों ने इसमें खींच लिया है। मीडिया तो पूरा हिंदू मुस्लिम करने में, जहर फैलाने में पूरी तरह व्यस्त हो चुका है, जैसे कि उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदू मुस्लिम जहर फैलाया जाए। कश्मीर के हालात कैसे थे? तो कश्मीर में ये 1970s 80s में ऐसे हालात हुआ करते थे। लोग रास्ते पर उतर जाते थे, दंगा फसाद हुआ करता था, आतंकवाद हुआ करता था और लोग पथराव कर देते थे, अपने हक के लिए आगे आ जाते थे। कभी कोई अन्याय हो जाए या हमको सेपरेट कश्मीर चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, ऐसे बाहर आ जाते थे। और आज भी ऐसे ही लोग रास्ते पर उतर जाते हैं। उस वक्त कश्मीरी पंडित नहीं उतरते थे, आज कश्मीर पंडित भी रास्ते पर आने लग गए हैं और उनके ऊपर भी ऐसे लाठीचार्ज हो रहा है और वो भी कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो। अगर आप हमारी ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो चाइना 1962 में 1965 में चाइना ने हमारे सरहद में घुसकर हमारा कुछ एरिया हासिल कर लिया था और उस वक्त हमारी बॉर्डर्स भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी जो चेंज हो गई है वो आज तक बदल नहीं पाई है। चाइना ने जो उस वक्त किया था वो तो हम बदल ही नहीं पाए हैं, हमारे वापस नहीं ले पाए हैं एरियाज, लेकिन आज चाइना फिर से हमारे बॉर्डर्स में घुस गया है। उस वक्त की हमारी सरकार चाइना से खुले सामने आकर लड़ती थी, उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाती थी, उनके खिलाफ उनका धिक्कार करती थी। आज की सरकार तो वो कर भी नहीं पाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज़ भी खुले से चाइना के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। उस वक्त 1969-70s में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती थी। आज भी हम उसी हालत में हैं। आज भी देश में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, किसानों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, उनको रात को अपने जो इलेक्ट्रिक पंप है उनको शुरू करने के लिए जाना पड़ता है, इससे बहुत हादसे हो जाते हैं, किसान मर जाते हैं। आज भी कुछ हालात इतने बदले नहीं हैं। उस वक्त लोग माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे थे सोसाइटी। आज भी हम हंगर इंडेक्स में दुनिया के जो वर्स्ट कंट्रीज है उसमें हमारा नंबर आता है इंडिया का। बहुत चिंता करने वाली बात है। एजुकेशन में उस वक्त एजुकेशन सिस्टम इतनी डेवलप नहीं हुई थी, बड़े पैमाने पर लोग इलिटरेट थे, गाँवों में शिक्षा का इतना प्रचार नहीं हुआ था। आज शिक्षा का प्रचार हुआ है लेकिन शिक्षा सब प्राइवेटाइज हो रही है, सब इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है। जो रिच है उनको अच्छे क्वालिटी की प्राइवेट एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन मिल रहा है, वो फॉरेन जाते हैं, फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे जो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल, ये ज़्यादातर स्टेट्स में इनके हाल बहुत बुरे हैं। कुछ स्टेट्स अगर हमने छोड़ दिए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी 1960s में और 70s में। आज तो हम बेरोजगारी के सारे आंकड़े तोड़ चुके हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन लास्ट 40 to 50 ईयर्स। उस वक्त मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो फ्लड्स आ जाते थे, लोग रास्ते पर आ जाते थे, बह जाते थे, लोगों की प्रॉपर्टीज़ बह जाती थी, लोग मर जाते थे। और आज भी हमारे यहाँ पर बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में और अलग अलग जो सदर्न पार्ट के स्टेट्स है उनमें भी ऐसे ही फ्लड्स आते हैं। उनका कोई ठीक से मैनेजमेंट नहीं होता है, लोग रास्ते पर आ जाते हैं। मुंबई में फ्लड्स आ जाते हैं, चेन्नई में फ्लड्स आ जाते हैं और लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ उनके बर्बाद हो जाती है। आज भी ये हम देखते हैं। उस वक्त हेल्थ सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम वैक्सीनेशन, बेसिक सैनिटेशन पे काम कुछ कर पाता था। आज भी हमने देखा कि कोरोना के काल में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बैडली प्रिपेयर था कि आज हमारे 40 से 50 लाख लोग कोरोना में मर गए, ऐसा WHO और इंटरनेशनल संस्थाओं का दावा है। कोरोना के काल में लोगों को सुविधा न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन या बेड या इंटेंसिव केयर की सुविधा न मिलने की वजह से लोग रास्ते पर मर गए, घर पर मर गए और लोगों के बुरे हाल हुए। तो हेल्थ सिस्टम में भी इन कंपैरिजन टू व्हाट वेस्टर्न हेल्थ सिस्टम्स हैव इवॉल्व डेवलप, हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है। प्राइवेट हेल्थ सिस्टम हमारा काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम हमारा कुछ लोक संख्या के
हिसाब से कुछ डेवलप नहीं हुआ है। हम इलेक्टोरल सिस्टम की अगर बात करें, उस वक्त भी लोगों में कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था अपने कास्ट के लिए या अपने रिलीजन के किसी आदमी के लिए या कोई पार्टी के बड़े लीडर के प्रभाव में वोटिंग कर देते। आज भी ऐसे ही हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही टीवी मीडिया के प्रचार में या कोई अफवाह उठा देता है कास्ट का, रिलीजन का, सांप्रदायिक, या कोई झूठे वादे कर देता है और लोग ऐसे ही वोट करने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। 1960s और 70s में ये गुरु बाबा लोगों का बड़ा माहौल था और बड़े बड़े स्कैंडल्स भी हो गए उस वक्त। और आज भी हम यही देखते हैं कि ये गुरु बाबा माहौल आज भी है और इनके भी बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी बोल देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट या विरोध कर देते हैं। और इनमें से बहुत सारे बाबा कमर्शियल बेसिस पे सब का उनका कारोबार करते हैं। उस वक्त भी 1960s-70s में वही होता था। ये बाबा लोग कमर्शियल हुआ करते थे, स्कैंडल्स किया करते थे, सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ तक के उनके ऊपर आरोप हुए हैं। जातीयवाद था, कास्ट के बेसिस पे लोगों में डिफ्रेंशिएट किया जाता था, कास्ट के बेसिस पे लोग काम किया करते थे। ये भी परिस्थिति बहुत सारी बदली नहीं है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बदल गया है लोगों का, लेकिन आज भी हम जमीनी स्तर पर जो देखते हैं, जो काम क्षुद्र अस्पृश्य लोग किया करते थे, आज वो काम उसी जाति के लोग करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अस्पृश्य शूद्रों पर अन्याय होता है, माइनॉरिटीज पर अन्याय होता है, उनकी लड़कियों के रेप कर दिए जाते हैं और आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। आवाज़ दबाने के लिए रात को उनके शवों को जला दिया जाता है पुलिस के नियंत्रण में। ये आज भी हम देखते हैं। उस जमाने में भी ये हुआ करता था। आज सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, मीडिया का प्रसार हो गया है, तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है। उस वक्त ये बातें इतनी सामने नहीं आती थी। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया मेनली। उस वक्त हम बड़ी अंधश्रद्धा पालते थे, हमारे पूर्वज या हम में से जो भी बच्चे थे वो, और कर्मकांड करते थे। हमारे जो रिसोर्सेस है लिमिटेड, वो भी वेस्ट कर देते थे काफ़ी सारे कर्मकांडों में। आज भी साथियों हम यही देखते हैं, यही चलता है। उस वक्त बाबरी मस्जिद इंटैक्ट थी, लेकिन बाबरी मस्जिद का मामला जो था, मसला था, ये कोर्ट में था और उसकी वजह से तनाव हुआ करता था। काफ़ी सारे एरियाज़ में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ करते थे और कोई फेस्टिवल आ जाए तो उसके बहाने लोग एक दूसरे के खिलाफ रास्ते पर उतर जाते थे। फिर 1990s में आरएसएस और उनके जो संगठन है बीजेपी एंड अदर्स, इन्होंने एक आंदोलन चलाया और इसमें एक क्रिमिनल एक्टिविटी की और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। आज मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि कुछ ही सालों में, आने वाले 3, 4, 5 सालों में चांद पर लोग रहने के लिए जाने वाले हैं। और हम आज क्या कर रहे हैं, तो हम आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम से झगड़ रहे हैं। और लोग जब चांद के ऊपर खुदाई करके माइनिंग करने की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि मस्जिदों को खोदा जाए, ताजमहलों को खोदा जाए, कुतुब मीनार को खोदा जाए, उसके नीचे क्या पिंड है या शिवलिंग है या मूर्तियां है, ऐसी हम खोज कर रहे हैं। और दुनिया चांद के ऊपर खुदाई करके वहाँ से मिनरल्स, हीलियम लाने की बात कर रही है और हमें पीछे ले जाया जा रहा है। तो साथियों, ये जो कंपैरिजन है, 1969 में इंडिया कहाँ था, आज 2022 में इंडिया कहाँ है, दुनिया कहाँ गई है, दुनिया क्या सोच रही है और हम इंडियंस क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिकल और ये जो सांप्रदायिक संगठन है, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, इन्होंने हमें कैसी बैकवर्ड स्थिति में रखा है। इसको अब 1969 के बाद अब 50 साल हो गए हैं, फिर भी हम वही के वही रुके हुए हैं। दुनिया चांद और मंगल पर जाने की, वहां पर कॉलोनीज बनाने की प्लानिंग कर रही है और हम आपस में संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, उनको सत्ता में बने रहने के लिए इससे मदद होती है। इसलिए हमारा मीडिया काम कर रहा है, इसलिए हमारा प्रशासन वही काम कर रहा है उनका, यहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी और कुछ मामलों में न्याय व्यवस्था भी इन लोगों का साथ देती दिखाई दे रही है। आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस। अगर आप इस बात से सहमत हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।